अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। अभी शुरुआत में कुछ बेसिक्स पे बात कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ आपको। ये 17वीं सेंचुरी की बात है। फ्रांस के अंदर एक आदमी था जिसका नाम था रेने डिकार्ट। तो एक दिन वो घर में सोए हुए थे और रात को बिस्तर पे, तो उन्होंने देखा कि छत पे कीड़ा या मक्खी कुछ बैठी हुई है। ठीक है, छत के फीलिंग के ऊपर। तो उनके जहन में एक आइडिया आया कि इसकी लोकेशन कैसे बताई जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज़ रख दिया तो पूछा जाएगा आपसे कि इस पॉइंट की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो रेने डिकार्ट के दिमाग में भी ये बात आया। ठीक है, रेने डिकार्ट, हम लोग नाम में एस लिखते हैं डिस्कार्ट, लेकिन पढ़ाया था डिकार्ट। ठीक है, ये फ्रांस के थे। ठीक है, इनके जहन में एक आइडिया है कि इस पॉइंट की लोकेशन कैसे बताई जाए, या जो उन्होंने छत पे देखा वो मक्खी। तो हम लोग भी देखते हैं अपने यहाँ कि हमारे यहाँ जो छत बनता है, तो छत को देखा होगा आपने कि छत बनने से पहले लोहे के आयरन रॉड्स को ऐसे बिछाया जाता है। क्लियर? अब अगर हम इसको विजुअलाइज कर लें कि छत इस तरीके से था, तो हमारे लिए इस वाले पॉइंट को बताना आसान होगा कि 1 2 3 4 5, फिफ्थ वर्टिकल रॉड पे 1 2 3 4 और फोर्थ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रॉड का जो इंटरसेक्शन है, पांचवें वर्टिकल रॉड का और चौथे हॉरिजॉन्टल रॉड का जो इंटरसेक्शन है, वहाँ पे ये पॉइंट ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आइडिया उनके जहन में आया और वहीं से एक नया मैथ के अंदर डिफाइन हुआ चैप्टर जिसका नाम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैथ का एक नया पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो रेने डिकार्ट को कहा जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, रेने डिकार्ट को। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ये बताने की कोशिश की कि रेने डिकार्ट साहब ने कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन कैसे बताएंगे हम लोग। ठीक है, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। एक तो ये हुआ बात। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले मैथ के अंदर दो ब्रांच थे मैथ के। एक का नाम था अलजेब्रा। मैथ के एक ब्रांच को हम लोग कहते थे अलजेब्रा, और एक ब्रांच का नाम था जियोमेट्री। ठीक है, पहले भी जान चुके हैं हम लोग कि दो ब्रांच हमारे पास मैथ के, एक का नाम है अलजेब्रा और दूसरे का नाम है जियोमेट्री। अलजेब्रा कहते हैं कि वो मैथ जिसको हम सिंबल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, वो ब्रांच मैथ का जिसको हम लोग किस फॉर्म में पढ़ते हैं, सिंबल्स के फॉर्म में। और जियोमेट्री उस ब्रांच को कहते हैं जिसको हम लोग शेप्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। जियोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसको हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, शेप्स की शक्ल में। और अलजेब्रा मैथ का कौन सा ब्रांच है, उसको हम लोग सिंबल्स की शक्ल में पढ़ते हैं। इन्होंने इन दोनों ब्रांच को यूनिफाइड कर दिया, कंबाइन कर दिया, और एक नया ब्रांच बनाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दोनों ब्रांच का क्या है कि वो कम्बिनेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोनों ब्रांच को कंबाइन करके यूनिफाई करके कोऑर्डिनेट, या कुछ किताबों में इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं, एनालिटिकल जियोमेट्री। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस बात पे कि उन्होंने पॉइंट का लोकेशन कैसे डिफाइन किया। तो पॉइंट के लोकेशन को डिफाइन करने के लिए उन्होंने दो लाइनें ली। एक वर्टिकल लाइन जिसको उन्होंने कहा वर्टिकल एक्स, ठीक है, और एक लिया हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कहा उन्होंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये इसको वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब कि दोनों एक दूसरे पर 90 का एंगल बना रहे थे। ठीक है, इस लाइन का नाम इन्होंने रखा एक्स ओ एक्स डैश, इस लाइन को रखा नाम वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास दो लाइनें ली गई। पहले किसी भी पॉइंट का लोकेशन अगर पता करना है, तो सपोज करें इस पॉइंट का लोकेशन पता करना है। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट का लोकेशन पता करने से पहले एक और सवाल लाना होगा ध्यान में कि किसके रिस्पेक्ट में पता करना है इस पॉइंट का लोकेशन।
जैसे फॉर एग्जांपल हमको कहीं जाना है, हमने किसी से पूछा कितना डिस्टेंस है, तो सामने वाला हमसे क्या पूछेगा कि आप पहले बताइए, जैसे आपको मुजफ्फरपुर जाना है, तो हमने उससे फ़ोन में पूछा कि मुजफ्फरपुर कितना दूर होगा, तो वो मुजफ्फरपुर की लोकेशन हमको कब बताएगा, जब हम उसको बताएंगे कि मुझे कहाँ से मुजफ्फरपुर जाना है, मुझे दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाना है कि मधुबनी से मुजफ्फरपुर जाना है कि पटना से मुजफ्फरपुर जाना है, तो हर जगह से अलग अलग होगा, तो हम उसको कहेंगे ओरिजिन या कहेंगे ऑब्जर्वर, ठीक है, जहाँ से हमें पॉइंट पता करना है। तो हमें इस पॉइंट की लोकेशन अगर यहाँ से पता करना है, इस पॉइंट से, कि इस पॉइंट से के रिस्पेक्ट में इसकी लोकेशन क्या है, तो रेने डिकार्ट के अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट पे 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुई बात? सबसे पहली बात क्या करेंगे हम लोग, हमें लोकेशन किसकी पता करनी है, इस पॉइंट P की, ठीक है, ये P पॉइंट है, इसकी लोकेशन पता करनी है। तो हम पहले देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो लोकेशन ऑफ P, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू O, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया WRT, विथ रेस्पेक्ट टू O। क्लियर है बात? तो हमें पॉइंट P की लोकेशन पता करनी है किसके रेस्पेक्ट में, O के रेस्पेक्ट में। तो इस O पॉइंट के रेस्पेक्ट में P की लोकेशन पता करने के लिए सबसे पहला काम जो रेने डिकार्ट ने क्या किया, उन्होंने क्या कि इस पॉइंट पे 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर थी। एक हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहेंगे, ठीक है, और इस दूसरा क्या हमारे पास, ये वर्टिकल एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों लाइनें, दोनों एक्सिस एक दूसरे को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम XOX डैश और वर्टिकल एक्सिस का नाम YOY डैश, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, ठीक है, 90 का एंगल बना रही हैं। अब इन दोनों लाइनों ने आपने एक दूसरे को जब परपेंडिकुलर डिवाइड किया, तो इन्होंने इस पूरे प्लेन को 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस वाले हिस्से को हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। मैथ में हमेशा याद रखिएगा, हम लोग कहीं से जब स्टार्ट लेते हैं तो एक चीज़ होगा ना, पॉजिटिव डायरेक्शन, किधर जाया जाए, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी का कांटा ऐसे चलता है, ठीक, तो हम इस डायरेक्शन को लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हुआ क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बात यहाँ तक? तो अब यहाँ से इसको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लिया तो हम किधर चलेंगे, इधर, इसको कहेंगे हम लोग, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, मैथ में हमेशा डायरेक्शन किधर चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला कौन सा कहलाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट हुआ ये पूरे प्लेन का, इसको क्या कहेंगे हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास यहाँ पे हमने अभी तक जो बातें देखी वो एक बात ये थी कि एक नया ब्रांच है मैथ का जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। फ्रांस के एक पर्सन थे, मैथमेटिशियन कह लीजिए, फिलोसफर कह लीजिए, थिंकर कह लीजिए, जिनका नाम था रेने डिकार्ट, ठीक है। ये फ्रांस के रहने वाले थे। इनका जो की पैदाइश 1596 से ये रहे हमारे पास 1650 तक, ठीक है। तो इन्होंने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही दूसरा नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। उससे पहले मैथ के 2 ब्रांच को हम लोग जान चुके हैं, अलजेब्रा एंड जियोमेट्री, ठीक है। तो इनको ही फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, रेने डिकार्ट को। उन्होंने एक पॉइंट के लोकेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया कि 2 लाइनें ड्रॉ की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कहा गया XOX डैश और एक वर्टिकल लाइन YOY डैश, दोनों एक दूसरे पे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या रखा गया फिर, X एक्सिस। इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अब मशहूर हो गया ये X एक्सिस, और इसका क्या नाम हो गया, ये वाला एक्सिस Y एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक बात? पहले इन बातों को आप नोट कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने इस पॉइंट P की लोकेशन को बताने के लिए क्या किया कि 2 लाइनें ड्रॉ की, X एक्सिस है, Y एक्सिस। इसने इस पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ से हम लोगों ने एक काम करना है, क्या करना है कि इस O पॉइंट में इस X एक्सिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट एंड लेफ्ट।
तो राइट पार्ट पे हम लोग ये जो लेंगे जो भी पॉइंट, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। और लेफ़्ट साइड में हम लोग जो भी लेंगे क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। और वाई एक्सिस पे ऊपर के साइड में हम लोग लेंगे पॉजिटिव और नीचे की साइड में लेंगे क्या, निगेटिव। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि ओ से एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। जो पॉइंट ओ था इसको हम लोग 0 मान लेंगे, जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को, उसको क्या मान लेंगे हम लोग, 0। अब इस 0 से एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेंगे जिसको हम पॉइंट 1 मानेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, 1। जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, उतने ही डिस्टेंस पे एक और पॉइंट लेंगे, सेम डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर। लेकिन इस पॉइंट को इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग पॉइंट लेते जाएंगे, उनको 1 2 3 ये सारी वैल्यूज़ क्या रहेंगे, पॉजिटिव, 4 5, ठीक है। उसी तरह से निगेटिव साइड में सेम डिस्टेंस, इतना ही 1 सेंटीमीटर इधर चलिए तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलता रहेगा इसका आगे जहाँ तक जाए। अभी तो बोर्ड आपका छोटा है तो कम वैल्यूज तक ले जा सकते हैं, इसको हम इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। सिमिलरली ऊपर के साइड में हम लोग 1 इक्वल डिस्टेंस पे, जो डिस्टेंस यहाँ लिया है वही यहाँ लेना है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। वो बोर्ड पे इक्वल नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आपको याद रखना है कि क्या लेना है, हमको इक्वल डिस्टेंस लेना है, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारा 2, उसी तरह से आगे बढ़ते रहे 3 एंड 4, क्लियर है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इधर ले लेंगे सेम, जितना डिस्टेंस ही है उतना ही डिस्टेंस ही है। मतलब यहाँ पे किसी भी 2 नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, चाहे वो वर्टिकल एक्सिस पे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, चाहे वर्टिकल एक्सिस पे, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक हमने डायग्राम तैयार कर लिया। अब हमें इस पॉइंट के बारे में पता करना है, ठीक है, कि ये पॉइंट P कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट P हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट P का हम देखेंगे कि ये पॉइंट P हॉरिजॉन्टल एक्सिस से और वर्टिकल एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ठीक है। जैसे हम अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये ठीक है, इस पॉइंट P का वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। पर इसको क्या कहेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इसका देखेंगे कि इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना है। थोड़ा सा आगे पीछे हम उसको फिलहाल y5 मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या लाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्सिस, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इतना ही होगा जितना ये है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि y एक्सिस से ये पॉइंट कितना है, 5, तो उतना ही दोनों सेम है इक्वल, ठीक है, 5। उसी तरीके से ये पॉइंट जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4। तो इस पॉइंट में ये जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, तो जो हमने एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ रखी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इन वैल्यूज़ को कहते हैं हम लोग एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा, ठीक है। और जो वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग वैल्यूज ले रहे हैं, उन वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो y एक्सिस से जितना भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगा वो x एक्सिस पर ढूंढेंगे एब्सिसा के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एब्सिसा कितना होगा, 5, और ऑर्डिनेट कितना होगा, 4। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को कंबाइंड मिला करके लिखना, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। क्या कहलाएगा ये, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। क्लियर हुई बात। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा पहले, कि ये 2 एक्सिस हमने लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पहले नंबरिंग करनी होगी, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी ये बना होता है कॉलम्स, ठीक है। हर कॉलम को 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस से बना होता है, 1 2 3 आप कर सकते हैं इसको
कॉपी में बनाना है तो स्केल से 2 लाइन ड्रॉ कीजिए आप, दोनों परपेंडिकुलर हो, और उस पर इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग ये 1 2 3 5 लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को अगर किसी पॉइंट की लोकेशन पता करनी है तो पहले देखेंगे कि उस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से कितना है। जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सिसा। वो डिस्टेंस आपको मिलेगा कहाँ पे, वो डिस्टेंस मिलेगा हमें, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस से कितनी दूर है वो पता कहाँ से करेंगे हम लोग कि एक्स एक्सिस पे वो नंबर कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है। उसी तरीके से एक्स एक्सिस से कितनी दूर है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पता करना है किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हम उस पॉइंट से को देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे किस नंबर के सामने है वो, तो नंबर 5 के सामने, तो एब्सिसा इसका 5 हो गया। वाई एक्सिस पे किस नंबर के सामने है, तो 4 के सामने, तो ऑर्डिनेट इसका क्या हो गया, 4। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए जो सिस्टम बना वो क्या बनाया, कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब 2 ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले हम लोग लिखेंगे एब्सिसा, देन उसके बाद लिखेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है। एब्सिसा किसको कहा जाएगा, तो एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड ऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। या दूसरे माने में देखा जाए तो एब्सिसा वो नंबर होगा जो पॉइंट एक्स एक्सिस के सामने जिस पॉइंट नंबर पे होगा उसको हम एब्सिसा बोलेंगे। ठीक है। इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, 5,4। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे की बात करते हैं। तो अभी हमने एक पॉइंट देखा था जो लाई कर रहा था कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब आइए कि कोई भी पॉइंट अगर मान लिया सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मान लिया यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है। तो इस पॉइंट को हम ये देखें कि ये है वाई एक्सिस के सामने किस पे, 0.3 पे है, और एक्स एक्सिस के सामने -2 पे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एब्सिसा क्या हो जाएगा, -2, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3। क्लियर हुई बात। पहले क्या देखना है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के किस पॉइंट के सामने है, तो -2 के सामने, तो -2, और वाई एक्सिस के। ठीक है। या ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ इसका वाई एक्सिस से, -2, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ, 3। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। इसी से एक और बात याद रखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका एब्सिसा निगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो एब्सिसा भी निगेटिव, ऑर्डिनेट भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो एब्सिसा पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है। बहुत आसान है। आपको सपोज कर लेना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, तो देखिए एक्स पे किसके सामने आया है, 2 के, और वाई पे -1 के। ठीक है। तो -2, -1। उसी तरीके से यहाँ देख लेते हैं, सपोज ये पॉइंट हम ले लेते हैं, तो एक्स पे किसके सामने आ गया ये पॉइंट, -3 के, और वाई पे -4 के। तो -3, -4 ये पॉइंट ले लीजिए आप। एक्स पे किसके सामने, 1 के सामने, इस पे किसके सामने, 1, 1। क्लियर है यहाँ तक बात। तो हमें अगर कोई पॉइंट दे रखा हो कि बताइए 5,3, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्या बताएंगे हम लोग, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कोई पूछे हमसे कि -3, -2 कहाँ लाई करेगा, तो एक्स भी पॉजिटिव निगेटिव, वाई भी निगेटिव, एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, सो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। उसी तरीके से हमारे पास अगर कहीं कोई पॉइंट दे दे 3, -1, तो क्या देखा, एब्सिसा पॉजिटिव, मतलब एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव, तो हम लोग कहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारा -2, 1 ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉइंट लाई करेगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सॉरी, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है। अगर बोथ पॉजिटिव है, ठीक है, x, y की शक्ल में हम लोग कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, पहले x को देन y को, तो x और y दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x निगेटिव y पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y निगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट।
क्लियर हुई बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये याद रखना है कि ऑड नंबर ऑफ क्वाड्रेंट में फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों ऑड है। ऑड नंबर वन और थ्री को क्या कहते हैं हम लोग? ऑड नंबर। तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव और थ्री में दोनों निगेटिव। तो ऑड क्वाड्रेंट्स में सेम साइन होंगे और सेकेंड एंड फोर्थ से जो हमारा इवन क्वाड्रेंट है दोनों में डिफरेंट साइन होंगे, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव। क्लियर? तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करना बहुत आसान है। ठीक है, अब एक और पॉइंट इसमें, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही लाई कर जाए, ठीक है, ऊपर ना हो, तो चूंकि इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? 3 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, जिसको आप शीशा कह रहे थे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया। अब ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस ही नहीं, ऊपर या नीचे गया ही नहीं, तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? 0। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगी तो उसका हमारा ऑर्डिनेट क्या होगा? 0। जब भी हमारा कहा जाएगा कि अगर इस तरीके का a,0 ए कोई वैल्यू है, (0) कोई पॉइंट है, इसका मतलब है कि पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है? ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हो, ठीक है, तो हमारा इस तरह इधर तो गया नहीं, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ? 4। तो क्या याद रखना है कि अगर 0, समथिंग कुछ भी हो, -3, -4, 4, 5 कुछ भी, 0, समथिंग, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? कि लाई ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन का अगर कोऑर्डिनेट पता करना है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स और वाई बोथ 0 होगा। ठीक है, 0, 0 का मतलब क्या हुआ? ये कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन ही कहा जाएगा इसको। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो इसको नोट कर लिया जाए। ठीक है बच्चों, अब ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिया है कुछ पॉइंट्स के बोर्ड पे, -1, 2, 5, 3, 4, 4, ठीक है, 5, -2, 6, 0, -3, 2, -1, -2, 0, 5, 6, 1, 7, -2, 8, 1, -8, -2, 3, -5, -1, 2, 0, -2, 1, 1, ठीक है, 6, 0, -3, 0। आपको करना क्या है कि आप अपने कॉपी के ऊपर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, ठीक है, या रेक्टेंगुलर सिस्टम भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं उसको, बनाएं और उस पर इन पॉइंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इस तरीके से 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और क्या करना है कि इक्वल डिस्टेंस पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, स्केल लेकर के, और इक्वल डिस्टेंस पे एक सर्टेन वैल्यूज नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक इस पे, 1 से लेकर -10 तक इस पे, 0 से लेकर 10 तक, -10 तक, और इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, इसको सही से नोट कर लीजिए सारे नंबर्स को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब हम इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स की लोकेशन मालूम है या 2 पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स मालूम है हमें, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं 2 पॉइंट हमारे पास हैं कि डिस्टेंस बिटवीन, एक पॉइंट्स को ले लिया हमने x1, जनरलाइज करने के लिए x1, y1 एंड x2, y2, 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और अभी हम लोग आसानी के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट को सपोज करेंगे कि फ़िलहाल ये दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ताकि नेगेटिव साइन वगैरह का चक्कर हमारे साथ ना रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जानबूझ करके हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या किया है, थोड़ा सा बड़ा लिया है कि हमको सारा काम इस तरफ करना है, अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात नहीं करनी है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट कहीं भी लाई कर रहा होगा। सपोज कर लिया जाए कि ये पॉइंट हमारा है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग x1, y1, x1 एंड y1। ठीक है, और एक और पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कर लिया यहाँ ये है x2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 एंड y2। ठीक है, और इन दोनों के बीच का हमें ये डिस्टेंस पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट को हमने सपोज कर लिया, इस पॉइंट को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a और b के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो a और b के डिस्टेंस के लिए हमें पहले क्या करना होगा, फर्स्ट काम कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
क्लियर। और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक x1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट कितना होना चाहिए, ये भी डिस्टेंस x1 होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में x1 को लोकेट कर रहा है कि x एक्सिस पे ये वैल्यू कितनी है, x1, ठीक है। उसी तरीके से ये डिस्टेंस टोटल कितना है, x2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पूरा वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हमारा क्या होना चाहिए, y1, और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, y2। क्लियर है बात। अभी बता दिया है कि हम x कोऑर्डिनेट जो लेते हैं वो क्या लेते हैं कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना उसको x कहा जाएगा, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना उसको y कहा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। अगर इस लाइन को और आगे बढ़ा दिया जाए यहाँ तक, तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये वही डिस्टेंस ये है। तो इसको और से देखिए, ये पॉइंट हमारा है x2, जब डिस्टेंस हो गया ये x1 ये x2। तो अगर कहीं पे पॉइंट लिखा हो 3, ठीक है, 5, तो 3 और 5 के बीच डिस्टेंस अगर पूछा जाए कितना होगा, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना होगा, 2। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पूछा जाए कि x2 और x1 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1। तो यही डिस्टेंस इस पॉइंट का हो जाएगा x2 माइनस x1। क्लियर है। सिमिलरली ये पूरा y1 है हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या होगा, y1। ये पूरा y2 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, y2। तो y2 और y1 के बीच का जो डिस्टेंस को क्या होगा, y2 माइनस y1। तो हम इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये कहलाएगा y2 माइनस y1। अब ज़रा गौर से देखिए, ये जो पोर्शन है आपका जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ये आपका क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसका 2 कोऑर्डिनेट्स तो मालूम है, ए और बी, इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी क्या हो गया हमारे पास है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का नाम याद आते के साथ एक सबसे बहुत बेहतरीन बात याद आनी चाहिए, क्या, किसका नाम, पाइथागोरस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्लियरली ABC इज़ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। और ये राइट एंगल कहाँ पे बना रहा है, राइट एंगल एट C पे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या है, जो हमारा हाइपोटेनस है AB का स्क्वायर वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के सम, ठीक है। ये पाइथागोरस सिस्टम हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए AB तो हमारे वही डिस्टेंस पता करना, जो इसको D मान लेते हैं, यही डिस्टेंस हमें पता करना है, तो D का स्क्वायर। AC का डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और BC का डिस्टेंस कितना है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्लियरली अगर हम यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास कि एक चीज़ आएगी यहाँ पे कि D इज़ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज़ कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहलाएगा ये, डिस्टेंस फार्मूला। कि अगर 2 पॉइंट के बीच के आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, दोनों के कोऑर्डिनेट मालूम है, तो आप उनके x के डिफरेंस को निकालिए, y के डिफरेंस को निकालिए, दोनों का स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए, अंडर रूट निकाल दीजिए, यही आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो जैसे हमें सपोज कर लिया जाए कि 2 पॉइंट 3,4 एंड 5,7, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो अंडर रूट x का डिफरेंस 3 माइनस 5 या 5 माइनस 3 दोनों लिख सकते हैं, प्लस 7 और 4 का डिफरेंस। क्लियर है। तो 5 में से 3 जाएगा कितना बचा, 2,
तो 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 4 और प्लस 9, दिस इज इक्वल टू √13 यूनिट। क्लियर है बात? तो इस फार्मूले का ये हमारा यूज़ हो गया, ये डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, चलिए तो इस पूरे फार्मूले को पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर इस पर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे कुछ पेयर्स हैं 2, 3, 4, 1, -5, -7, -1, 3, A, B, -A, -B, 3, 0, 0, 4, A, -B, -A, B, -1, 2, -1, -2। ये सारे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। मैं अलग से एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ ताकि आप इसको पहले नोट कर लें। जैसे सपोज़ कर लिया जाए कि हमारे पास कोई पॉइंट है 1, 0 एंड 1, 4, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, x का डिफरेंस 1 - 1, y का डिफरेंस 4 - 0। ठीक है, 1 से 1 गया 0, 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 0 क्या होगा 16 इज इक्वल टू 4 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक बात? तो हम इसी बेस पे आप इसको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और इस फार्मूले का, डिस्टेंस फार्मूले का ये जो फार्मूला भी हमने लिखा था x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, इस पे इन क्वेश्चंस को कीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि फाइंड पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे पॉइंट्स पता करने हम लोगों को विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट इतना। मतलब ये कोई पॉइंट है, इससे 5 यूनिट के डिस्टेंस पे x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट के बारे में पता करना है। अब एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट, वो बात की बात है, पहले देखेंगे पॉइंट पता करना। तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, ठीक है, कि पॉइंट ऑन x एक्सिस, आपको जब भी किसी पॉइंट की बात करनी हो कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो हमको बताया था कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y वैल्यू क्या होगी 0, ऑर्डिनेट क्या होगा उसका 0। तो हम लोग ले लेते हैं कि लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी x, 0। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि x एक्सिस पे जो भी कोई पॉइंट है उस पॉइंट को हमने मान लिया x, 0। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड -1, 4 इज़ 5। ठीक है, डिस्टेंस आपको 5 दे रखा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो अभी बताया कि x माइनस जो x का डिफरेंस है वो, तो -1 - x का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इसको रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस माइनस को निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ रहने दीजिए ऐसे ही स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग 25। 16 को उधर ले जाइए, -1 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 60। ठीक है, 25 - 16 क्या होता है 9। ठीक है, अब यहाँ से खुद बताइए कि ये जो स्क्वायर आएगा हटेगा तो इस तरफ क्या आएगा 2 वैल्यूज प्लस माइनस √9। स्क्वायर जब भी हटाते हैं हम लोग तो उधर क्या आएगा +- √9। तो -1 - x इज इक्वल टू +- 3। तो यहाँ से ये इक्वेशन हमारा 2 पार्ट में बढ़ जाएगा कि -1 - x इज इक्वल टू 3 भी ले सकते हैं और -1 एंड -1 - x इज इक्वल टू -3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -4, और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। तो हमारे पास x एक्सिस पे 2 पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, एक -4, 0 और दूसरा 2, 0। इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस इस पॉइंट से -1, 4 से कितना होगा। ठीक है, वो आप कहीं भी देख सकते हैं कि -4, 0 से किसका -1, 4 का जो डिस्टेंस होगा
वो कितना होगा 5 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और 2,0 से भी डिस्टेंस किसका 2,0 से भी -1,4 का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 5। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके NCERT के बुक में हो सकता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चंस पे आता हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,1 एंड 1,5। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट है y एक्सिस पे जिसका डिस्टेंस इससे जितना भी होगा उतना ही कितना है 1,5 से। मतलब इसको अगर हम डायमेट्रिकली बनाएं तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा। ठीक है, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हम लोग कैसे लेते हैं? लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस। क्या बताया था कि हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, y हमारा कुछ होगा 0,y मान लेते हैं। तो 0,y से किसी डिस्टेंस पे कुछ डिस्टेंस पे होगा ये 3,1। ठीक है, इसका कुछ डिस्टेंस होगा, मान लिया कि ये D1 है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या है 1,5। ठीक है, ये D2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D1 किसके बारे में कह रहा है कि D1 इक्वल टू D2 है। ठीक है, तो हमें D1 और D2 को निकाल करके इक्वल कर देना होगा। ठीक है, तो D1 के लिए हम लोग क्या निकालेंगे D1 इन दोनों का डिस्टेंस। तो D1 हमारा निकलेगा कैसे 3,0 का स्क्वायर एंड 1,y का स्क्वायर। x का डिफरेंस y का डिफरेंस बता दिया था, किसी को पहले किसी को बाद में ले सकते हैं। सिमिलरली इधर अगर करेंगे D2 निकालेंगे तो क्या होगा रूट अंडर 1,0 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 5 माइनस y का स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है इक्वल करना है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल कैसे होगी D1 इक्वल टू D2 के रूट अंडर 3 माइनस 0 का स्क्वायर 1 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर। दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3 का स्क्वायर 9 1 माइनस y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 5 माइनस y का स्क्वायर। इसको दोनों y वाले टर्म को एक तरफ ले आइए 5 माइनस y का स्क्वायर और ये जाएगा उधर तो 1 माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं। ये पूरे को a मान ली, इसको b मान ली, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला a प्लस b एंड a माइनस b। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1 और 5 6 माइनस 2y और दूसरा आ जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 5 गया तो -4 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये 5 4 और यहाँ आएगा -8। ठीक है, 1 माइनस 9। इसको आप कट कीजिए तो 6 माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 2। सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, इस तरफ लिख देता हूँ मैं। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 2y 4 इज इक्वल टू 2y। तो ये 2 इज इक्वल टू y मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 0,2। तो 0,2 वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इससे और 1,5 दोनों से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जो डिस्टेंस इन दोनों का होगा वही इसको आप निकाल करके देख सकते हैं कि 0,2 इज़ द पॉइंट whose distance from 3,1 and 1,5 आर इक्वल। ठीक है, चलिए तो इस तरह के क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर -2,0 2,3 एंड 1,-3। पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। द ट्राइंगल इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलिन है या राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रख लीजिए। अगर आपको पता करना है कि ये ट्रायंगल स्केलिन है या नहीं, तो हम कोई भी ट्रायंगल होता है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ए बी सी, ये 3 पॉइंट है ये ट्रायंगल, इसके 3 साइड्स हैं ए बी बी सी सी। ये दोनों कोऑर्डिनेट अगर मालूम है तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं।
तो स्केलिन के लिए आपको साबित करना होगा कि तीनों में से कोई साइड आपका इक्वल नहीं है, ठीक है। आइसोसेलेस के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर हमने किसी भी एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स, ठीक है, आर इक्वल, किसी भी दो साइड्स को हम लोग लिख देंगे कि टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमारा क्या करना है, कोई भी ए बी ए सी के इक्वल हो सकता है, ए बी सी के इक्वल होता है, बी सी ए सी के इक्वल हो सकता है, किसी भी दो साइड को आपने इक्वल कर लिया वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल के लिए क्या करेंगे हम लोग, तीनों साइड का इक्वल होना ज़रूरी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तीनों का तीनों साइड। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वही हमारा पुराना पाइथागोरस थ्योरम कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर, ठीक है, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, ठीक है। तो इसमें प्रूफ करना होगा कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर हमें ट्रायंगल जो चारों हैं इसके लिए क्या क्या करना है, ठीक है। तो पहले स्केलिन के लिए किसी भी साइड का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, आइसोसेलेस के लिए किसी भी दो साइड का इक्वल होना ज़रूरी है, इक्विलेटरल के लिए ऑल साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी है, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी दो साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड साइड के स्क्वायर के, दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब इसको देख करके इन बात को ध्यान में रखिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, जैसे भी लिया था, ठीक है। मान लिया पी क्यू आर, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये है -2, 0, सेकंड वाले का कोऑर्डिनेट 2, 3 और थर्ड वाले का कोऑर्डिनेट 1, -3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अगर यहाँ क्या क्या फाइंड करना होगा, पी क्यू कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, एक्स का डिफरेंस, ठीक है, तो -2, ठीक है, 0 - 3 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, 4, 16, 9, 5 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्यू आर, ठीक है, √1 - 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है, 1 - 2 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और ये 6 का 36 मतलब √37, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या हमारे पास, पी आर क्या हो जाएगा, 1 - 2, 1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और -3 - 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, √18 मतलब 3√2, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ आई हमारे पास, तीनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि सिंस पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू आर नॉट इक्वल टू पी आर, ठीक है, इसलिए ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये स्केलिन ट्रायंगल हुआ। एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 18 और 25 को ऐड करेंगे 37 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए हम क्या कहेंगे, क्लियरली द ट्रायंगल इज अ स्केलिन ट्रायंगल। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग।